हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लेवल। चलिए आज हम एसएससी जीटी 2024 के लिए जो सीरीज़ चला रहे थे ये उसकी 9वीं वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। गर्म मौसम के दौरान किस प्रकार की मिट्टी में गहरी दरारें विकसित होती हैं? ये एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न हैं सभी, आप इन्हें अच्छे से देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। तो इसका आंसर है काली मिट्टी। चलिए इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी कहते हैं। आपको पता होगा रेगुन मिट्टी कहते हैं इसे, यह मिस्टेक है, रेगुन मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी ज्वालामुखी मूल की होती है। ये ज्वालामुखी से निर्मित होती है, आप ऐसे समझिए, ये ज्वालामुखी से निर्मित होती है। कौन सी? ये काली मिट्टी। ये कपास, गन्ना, ज्वार, इन गेहूँ, अलसी इनके लिए बहुत उपयोग होती है। खास कर के लिए कपास के लिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है, कपास और गन्ने के लिए काली मिट्टी। कहाँ? महाराष्ट्र वगैरह यहाँ पाई जाती है। ये यहाँ पर मेनली ज़्यादा पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि जलोढ़ मिट्टी को 3 महान हिमालय नदियाँ सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा नीचे उत्तरी मैदान में लाया जाता है। इसमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल है। आपसे पूछे किस भारत में सबसे ज़्यादा भूमि किस मिट्टी में होती है, तो वो इसी में होती है, जलोढ़ मिट्टी में। ये जलोढ़ मिट्टी कैसे आती है? तो ये नदियों के द्वारा बहाव से लाई जाती है। तो मेनली कौन कौन सी नदियाँ आती हैं इसे? सतलुज, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये 3 नदियाँ मेनली आती हैं और इनकी सहायक नदियाँ भी इसमें सहायता करती हैं जलोढ़ मिट्टी को लाने में। आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पश्मीना ऊन का एक प्रकार है जो भारत के किस राज्य में पहली बार बनाया गया था? ये पश्मीना शॉल है किस राज्य में बनाई गई थी? तो वो जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी। ये पश्मीना शॉल क्या है कि भारत के किस राज्य में क्या है? ये एक ऊन का प्रकार है। ये ऊन है, एक बकरी होती है जिससे निकलती है ये। चलिए देखते हैं ये कहाँ पर है। मेनली जम्मू कश्मीर में पाई जाती है पश्मीना बकरी की प्रजाति है ये। ठीक, इसके कुछ फैक्ट हैं वो देखिए। पश्मीना एक फ़ारसी शब्द है जिसका अर्थ है ऊन से निर्मित। पश्मीना एक फ़ारसी शब्द है जिसका नाम होता है, अर्थ होता है ऊन से निर्मित। आपको याद रखना पश्मीना का अर्थ क्या है? ऊन से निर्मित। जो चीज़ ऊन से बनी हो उसे कहते हैं, ऊन से बनी हुई उसे कहते हैं पश्मीना। आपको याद रखना, ठीक है, फ़ारसी शब्द है ये। अब ये नेक्स्ट फैक्ट क्या है? लद्दाख के चांगथंग क्षेत्र से चांगपा जनजाति, ये ध्यान रखना, लद्दाख का चांगथंग क्षेत्र है, वहाँ पर चांगपा जनजाति पश्मीना ऊन के पारंपरिक उत्पादक हैं। जो लद्दाख में चांगथंग क्षेत्र है यहाँ पर एक चांगपा जनजाति पाई जाती है। वो लोग इस पश्मीना ऊन का बहुत उत्पादन करते हैं। वो आपसे ये कहना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखिए। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मोहम्मद इकबाल थे। अब आपसे पूछेगा ये फैक्ट देखिए कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो 1906 में हुआ था। आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क, इन 3 लोगों ने इसकी स्थापना की थी। एक तो आगा खान थे और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। और आपको बता दूं कि ये करजन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन पूछता है आपसे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? नहीं, ये तो मुस्लिम लीग है। बंगाल विभाजन बताइए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था क्या? बंगाल विभाजन 1905 करजन के समय हुआ था। करजन का समय पीरियड आप बता सकते हो क्या? 1899 से लेकर 1905 तक था क्या? ये करजन का टाइम पीरियड था एज अ वायसराय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस गांव ने दर्शाया कि भूक्षरण को उल्टा करना संभव है? तो ये सुखोमंजरी गांव था। ये सुखोमंजरी गांव आपको ध्यान रखना। सुखोमंजरी ये कहाँ पर है? हरियाणा में पड़ता है। इसका क्या मतलब है आप समझिए। गांव ने 1970 के दशक में वर्षा जल संचय को अपनाया और एक विश्व स्तरीय जल आपूर्ति सुरक्षित की। नतीजतन यह उस भूमि में पेड़ उगाने में सक्षम हुए जो पहले बंजर थी। सुखोमंजरी गांव में वृक्षों की घनत्व वृद्धि 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1992 में 1272 प्रति हेक्टेयर हो गई। इसका मतलब है कि एक सुखोमंजरी गांव था हरियाणा का, यहाँ पर पहले बारिश वगैरह नहीं होती थी तो वहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं थे। पहले 13 पौधे होते थे प्रति हेक्टेयर में।
फिर इन्होंने यहाँ पर वर्षा के जल को संचय करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो उससे ये हुआ कि वहाँ पर अब 1992 में 1272 पेड़ प्रति हेक्टेयर में उगना शुरू हो गए। तो ये कह रहा है कहाँ पर, सुखो मंजरी, ये कहाँ पर, हरियाणा में पड़ता है ये गाँव, आप ध्यान रखना इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय गणितज्ञ के नाम पर सोवियत संघ द्वारा 1975 में प्रक्षेपित पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो वो आर्यभट्ट था। ठीक है, आपको याद रखना है, आर्यभट्ट था। अब आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखने हैं कि भारतीय गणितज्ञ के नाम पर सोवियत संघ द्वारा बनाया तो इंडिया में गया था, लेकिन उस टाइम हमारे पास लॉन्चर नहीं थे, रॉकेट लॉन्चर नहीं थे, तो ये रूस के रॉकेट लॉन्चर से इसे लॉन्च किया गया था। उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। इस उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इंदिरा गांधी जी ने रखा। आपको यह याद रखना है कि इसका नाम आर्यभट्ट किसने रखा? इंदिरा गांधी जी ने। तथा इसका निर्माण जो इसरो ने किया था, इसका वजन था 360 किलोग्राम। आपको यह देखना है कि 360 केजी का था ये आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 1919 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए 1919 में। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देखिए। जो अली बंधु थे, बंधु होगा यहाँ पे, ब्रदर अली बंधु, दो भाई थे, इन्होंने की थी। एक तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका समर्थन गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने भी किया। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया। और नेक्स्ट फैक्ट क्या है? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है, उस टाइम मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था, 17 अक्टूबर को मनाया गया था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा ये मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉन, ये किंग होगा यहाँ पर, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आने पर अपोलो बंदरगाह में उतारने के सम्मान में किया गया था। तो ये जो लोग किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, जब ये भारत 1911 में आए थे, तो उस टाइम ये अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। तो वहीं पर इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में प्रवेश द्वार के रूप में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया को। ठीक है, आपको याद रखना। और ये वही जॉर्ज पंचम है जिसकी 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था, तब यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया। राष्ट्रीय गान इन्हीं के उसमें लिखा गया था, जन गण मन अधिनायक जय हे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। अच्छा, ये गेटवे ऑफ इंडिया, और इंडिया गेट कहाँ पर है आप ये बताइए। वैसे आपको पता होगा दिल्ली में है, लेकिन इसके डिज़ाइन किसने बनाया था ये बताइए, और क्यों बनाया गया था? ये अब किस युद्ध में लोग मारे गए थे तब इसके बनाया गया था, किसकी स्मृति में, ये बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी? तो ये 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसने की? विनोबा भावे जी ने की थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। यह इन्हें सबसे पहले भूमि दान में दी गई थी। ये पोचमपल्ली जो गांव है, यहाँ पर इन्हें भूमि दान में दी गई थी सबसे अधिक पहले। तो ये पोचमपल्ली गांव तेलंगाना में, यहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। ये गलत है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो विनोबा भावे जी थे। आपको याद रखना है, 1956 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो विनोबा भावे जी थे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। ठीक, आपको याद रखना। और इनसे और भी फैक्ट है विनोबा भावे जी से कि इन्होंने 50 मिलियन भूमि दान का इन्होंने अपना लक्ष्य रखा था, लेकिन इन्हें 8 पॉइंट कुछ लाख एकड़ ही भूमि मिल पाई थी। इन्होंने 50 मिलियन एकड़ का अनुमान लगाया था, लेकिन इन्हें 8 पॉइंट कुछ एकड़ भूमि मिल पाई थी, लाख। तो आपको याद रखना है, पूरा इनका लक्ष्य नहीं हो पाया था। 1969 में ये सबसे चरम पर थी ये इनकी योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पर है। आपको याद रखना, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। ओंकारेश्वर बांध किस पर है? वो भी इसी पर है। आपको याद रखना, ओंकारेश्वर बांध वो भी नर्मदा नदी पर है।
सरदार सरोवर बांध भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। इसकी ऊंचाई 163 मीटर है, आपको याद रखना। तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है ये सरदार सरोवर, और 163 मीटर ऊंचा है। किस नदी पर? सरदार सरोवर बांध किस पर? नर्मदा नदी पर, आपको याद रखना है। ठीक, ऐसे ही महानदी पर कौन सा बांध है आप मुझे बताना। और ऐसे काफ़ी बांध हैं। अच्छा, आप ये बताइए, महानदी हो गई, और चलिए मैं अभी पकलडुम परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, ये बताइए मुझे किस नदी पर है। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। दुलहस्ती परियोजना, पकलडुम परियोजना, सलाल परियोजना, ये किस नदी पर है, ये बताइए। ये उसी नदी पर है जिस नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। आप ये मुझे बताइए किस नदी पर है और किस राज्य में है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट, सौर कुकर बाहर से किस रंग से चित्रित किए जाते हैं? तो ये काले रंग से किए जाते हैं, ऑब्वियसली बात है। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि आपको पता होगा काले रंग में ऊष्मा शोषण अधिक होता है। आपने देखा होगा कि घरों में जो पहले बर्तन होते थे जिनमें खाना पकाया जाता था, वो नीचे तली उनकी काली की जाती थी, अभी भी काले होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि इस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़े, तो ऊष्मा ही अब काला रंग ऊष्मा का अवशोषक होता है, बहुत अच्छा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सर्दियों में काले कपड़े पहनना बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जितनी भी हीट है ऑब्जर्व कर लेता है। और गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि जितनी भी धूप आती है वो सफ़ेद कपड़े से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। तो समझ आई होप ये समझ में आ गया होगा तक कि तली काली क्यों की जाती है, क्योंकि हीट को ऑब्जर्व कर सके, उसे शोषण उसे सोख सके हीट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था? तो ये 2007 में मिला था। विश्वनाथन आनंद को पद्म विभूषण का मिला 2007 में। और 1992 के टाइम पर इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता थे और इन्हें 1985 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। और 1985 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। इनका विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है? तो ये शतरंज से है, शतरंज से है इनका संबंध, शतरंज से। ठीक है, आपको याद रखना है। माइंड मास्टर इनकी क्या है? आपको याद रखना, माइंड मास्टर इनकी पुस्तक है, माइंड मास्टर। तो आपसे पूछे माइंड मास्टर पुस्तक किसकी है? तो विश्वनाथन आनंद की है माइंड मास्टर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 1995 में किया गया था, आपको एज ए फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, किसावाड़ी लोक नृत्य किस राज्य में है? किसावाड़ी उड़ीसा में है, उड़ीसा में लोक नृत्य है किसावाड़ी। यह नृत्य राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी पर आधारित है। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है कि राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पर आधारित है, और इसे मेनली पुरुष लोग करते हैं। किसावाड़ी नृत्य कहाँ पर है? उड़ीसा में है, उड़ीसा। उड़ीसा की लैंग्वेज क्या? ओडिसी है यहाँ की, शास्त्रीय भाषा ओडिसी। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिल्ली की स्थापना किसने की? तो ये आपको पता होगा अनंगपाल तोमर जी ने की थी दिल्ली की स्थापना। एज अ फैक्ट याद रखिए किसने की? अनंगपाल तोमर ने, जो तोमर वंश के थे। ठीक, इससे कुछ फैक्ट है वो ध्यान रखिए। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो, आपसे ये पूछा है कि पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी है? चंद्रबरदाई की है। कहाँ है? चंद्रबरदाई, इनकी है, चंद्रबरदाई की। तो ये कहाँ रहते थे? पृथ्वीराज के दरबार में रहते थे। पृथ्वीराज रासो में तोमर राजा अनंगपाल होगा यहाँ, अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया जाता है। तो ये पृथ्वीराज रासो में मिलता है कि अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो वो चंद्रबरदाई ने लिखी है, आपको याद होगा। नेक्स्ट देखिए, भूपर्पटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए 3 मेन लेयर होती हैं, आपको पता होगा। पहला भूपर्पटी, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रॉल। मैं अभी डिटेल में इतना नहीं जाऊँगा, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको ये डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखिए आपको बता दूं कि इस पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है पहले नंबर पर। दूसरे पर क्या आएगा? सिलिकॉन आएगा। तीसरे पे क्या आएगा इसमें? कहाँ है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन, और फिर 1 मिनट, ऑक्सीजन, 1 मिनट, ऑक्सीजन O2, सिलिकॉन Si और एल्यूमिनियम Al,
यहाँ थोड़ा डाटा भी लिखना चाहूँगा इसका। ये वैसे तो ये बहुत 28% के हिसाब से सिलिकॉन होता है, बाकी की ये होता है, और ये 8.1% के रूप में पाया जाता है। तो आपको याद रखना सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, और उसके बाद एल्यूमिनियम। आपको ये याद रखना है सिलिका का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये चिप वगैरह में किया जाता है। ये उपधातु अधातु होती है, क्या होती है आप ये मुझे बताना। लेकिन जर्मेनियम और सिलिका, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आप मुझे बताना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किस से संबंधित था, तो ये सतत विकास से था। किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किससे था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास से था, 1992 का। अब आपसे पूछे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, वो 1992 में यही था, पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट देखिए, मधुमक्खियों को 1 पाउंड शहद बनाने में लगभग कितने फूलों से पराग एकत्रित करने पड़ते हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये 2 मिलियन यानी कि 20 लाख फूलों से इन्हें पराग लेने पड़ते हैं, तब ये 1 पाउंड शहद बना पाते हैं। 1 पाउंड का मतलब है 450 ग्राम, लगभग 453 ग्राम के आसपास से होता है एक पाउंड। तो ये 1 पाउंड यानी 453 ग्राम शहद इकट्ठा करने में इन्हें 20 लाख फूलों से होकर गुजरना पड़ता है। अब आप सोचिए कितना मुश्किल काम है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो सटरबट्स है। ये कौन सी है? सटरबट्स। आपको एज अ फैक्ट याद रखना, भारत की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला शिवालिक है। इसे भारत के हिमालय की सबसे बाहरी है ये, आउटर मोस्ट। आपको याद रखना, आउटर मोस्ट श्रेणी भी कहते हैं, बाहरी श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, ये बताइए। तो ये अरवरी नदी है, जो भारत की सबसे छोटी नदी है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवरी नदी। आपको याद रखना, अरवरी नदी। यह राजस्थान में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर है अरवरी नदी की, राजस्थान से निकलती है। यह 60 वर्ष तक सूखी पड़ी थी, उसके बाद इसे पुनर्जीवित किया गया। आपको पता होना चाहिए कि जो अरवरी नदी है 60 वर्षों तक ये ऐसी सूखी पड़ी रही थी, उसके बाद इसको पुनर्जीवित किया गया। तो ये 45 किलोमीटर लंबी है। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। नाम क्या? अरवरी। आपको याद रखना है, ठीक। मैंने आज थोड़ा जल्दी प्रश्न किए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है वीडियो में, तो वो देखने में फिर आपको बोरियत फील होता है, इसलिए मैंने सवाल मेरे उतने ही थे, बस थोड़े फास्ट चलाऊँ। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि वीडियो के बीच में तो मैं नहीं बोल पाता हूँ ये सब, क्योंकि थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो आप इसी को ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।